वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, मतलब न्यू मॉडल पेपर 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग। और जो 2022 के आगे की जो 17, 23, 24, 25 इन सभी के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस लेक्चर के अंतर्गत हमने समाहित किया है। तो उन सभी की आपकी लाइव क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। रात के 9 बज चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा अभी हिंदी साहित्य की क्लास हुई थी, उसमें हमने आपको विस्तार से समझाया था विद्यापति के जो है विद्यापति के श्री कृष्ण प्रेम के बारे में। ये लेक्चर जो है पढ़ चुका हिंदी का, इसको देख लीजिएगा। इससे पहले भी श्री कृष्ण प्रेम का मतलब 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये अगला लेक्चर आपके सामने राधा प्रेम का आएगा कल रात 8 बजे। तो इसको भी आप लोग आज करके देख लीजिएगा, ठीक है। कल रात 8 बजे इसकी क्लास होगी राधा प्रेम वाले की। कल मतलब आज तो हो गई किसकी किसकी हो गई भाई, आज क्लास आपकी किसकी हो गई? तो आपकी कृष्ण प्रेम की आज की क्लास हो गई है। कृष्ण प्रेम की 8 बजे से क्लास हुई थी। अब जो है कल रात 8 बजे आपकी राधा प्रेम की क्लास होगी, ठीक। और आपके सामने ये तो आज ही हो रही है क्लास, आप देख ही रहे हो इसको, ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डिपार्टमेंट में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। हो सकता है इस वीडियो को आपको नोटिफिकेशन ना मिला हो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो इसको शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए सबके पास वीडियो को शेयर कर दें। भूगोल अर्थात जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीए ही नहीं बल्कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन हाँ बीए बीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीए से मतलब एक प्रकार से बीए कर रहे हैं जियोग्राफी से तो भी इम्पोर्टेंट है, बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब दोनों के लिए एक ही चीज़ें होती हैं, एक ही जो है प्रोसेस होता है, ठीक। आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि लिखित टाइप की परीक्षा होनी है, तो उस प्रकार से मैंने आपका मॉडल पेपर सेट किया है। बड़ी गहन अध्ययन करने के बाद में, अच्छी तरीके से मेहनत करने के बाद में इन प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया है। इसलिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन पर आप लोग फोकस करिएगा। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2022 एवं आगे के सत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पत्र का नाम है भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी में भी 1-2 लेसन आपके नए जुड़ने को मिलेंगे, और जो फिजिकल ज्योग्राफी के मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही मॉडल पेपर बहुत सारे पढ़े, उनको भी देख लीजिएगा, जो कि वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ विश्वविद्यालय से हो सकता है वो जो है लिखित परीक्षा करवाएं, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव करवा ले 1-2 विश्वविद्यालय, तो उसके लिए जो है हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं फिजिकल ज्योग्राफी के वो सफिशियंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-4 घंटे की एक वीडियो है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें हमने सारे के सारे पेपर के बारे में विस्तार समझा दिया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि एक वीडियो मैं जल्द ही दे दूंगा जो है समस्त अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की विस्तार से, उसमें मैं एक एक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझाऊंगा, और लगभग वही वीडियो जो होगा पूरे के पूरे पेपर का एक प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। मतलब एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर वह वीडियो हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ उसका नाम, उसको थंबनेल पर महासंग्राम सीरीज लिखी होगी, तो उसको मैं महासंग्राम सीरीज एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मैं सोच रहा हूं कि वो एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरे के पूरे पेपर के बारे में बता दिया जाए। एक ही वीडियो देखें, मतलब एग्जाम देने जाना हो तो आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, बस आपका काम तमाम हो जाए, रिवीजन हो जाए पूरे के पूरे, जो है जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा। तो एक हो जाएगा कि हाँ जो है आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसी रात में आपने उसको देख लिया, या 2-3 बार पहले देखा, उसके अंदर जब परीक्षा देने जा रहे हैं फिर उसको देख लिया, तो एक प्रकार से बड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे आपको बता दूं, जियोग्राफी जैसे शुरू करने से पहले आपको 2-3-4 बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भूगोल शब्द है सबसे पहले किसने दिया था ये जान लीजिए। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटास्थनीज ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था भूगोल शब्द को? इरेटास्थनीज ने दिया था। इसीलिए कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इरेटास्थनीज को ही भूगोल का पिता मान लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो इरेटास्थनीज जो थे वह व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, ना कि भूगोल के जनक थे। भूगोल का जनक अगर आपसे पूछे तो उस एक लाइन में तो आप सीधे क्या बताएंगे? फादर ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड हिकेटियस। ओके, ध्यान रखेंगे। हिकेटियस भूगोल के कौन है? पिता हैं, ध्यान रखेंगे। और व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? तो इरेटास्थनीज है। आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कौन है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो कौन है भाई? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और इनके साथ और एक व्यक्ति थे कार्ल रिटर। तो ये दोनों हैं आधुनिक भूगोल के जनक। तो आप समझिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपसे पूछे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इरेटास्थनीज ने किया। इसीलिए इनको कहीं कहीं पर भूगोल का पिता भी कहा जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इनको कहा जाना उचित है। इरेटास्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं। भूगोल का पिता अर्थात भूगोल के जनक कौन है? भूगोल का पिता किसे कहा था? फादर ऑफ जियोग्राफी। तो वो हिकेटियस को हम कहेंगे, ठीक। भूगोल
का एक प्रकार से आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और रिटर है। आपको और एक बात, दो बात और जान लेनी चाहिए जो मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे। सबसे पहले मापक के आधार पर जो है विश्व का मानचित्र बनाना किसने बनाया भैया, तो एनेक्सीमेंडर ने ही बनाया था। किसने बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। आपसे और भी बातें जैसे कि जो है और तमाम सारी बातें आपसे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं कि सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो सबसे पहले अरस्तु महोदय ने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके संदर्भ में, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में ये बातें हैं। हालांकि ये पुस्तक के बारे में इंपॉर्टेंट वैसे प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। इरेटासनीज जो था वो कहाँ का निवासी था, तो यूनानी का निवासी था। ठीक, कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। मानसून की खोज जो करी थी वो हिपालस ने करी थी, आप बात भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विद्वान मतलब विज्ञान को हम क्या कहते हैं, उसको भूगणित कहते हैं। ठीक, ये तमाम सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की ओर, और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसको आपको बताने का प्रयास किया जाए। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पेपर में जैसे आप पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये नोट में मिलेगा, नोट लिखा रहेगा ऊपर कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। तो जब भी आप पेपर में प्रवेश करें, मतलब पेपर देखें, तो जब पहले आप पेपर पढ़ें तो सबसे पहले आप नोट पढ़ें कि नोट क्या लिखा हुआ है, मतलब निर्देश क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो अब आपका पेपर जो होता है, अब जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ और बा और सा, जिनके विश्वविद्यालय में हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो एक आध दो विश्वविद्यालय में। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालय में लगभग जो है 80% विश्वविद्यालय में बोल सकता हूँ, 80% विश्वविद्यालय जो होंगे नई शिक्षा नीति को ही फॉलो करेंगे। और वो क्या करेंगे, मतलब फॉलो तो सभी करेंगे, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट भी करवाएं, लेकिन सभी जो है जो नई शिक्षा नीति के तहत बातें बताई गई हैं लिखित वाला, तो वो फॉलो करेंगी। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी प्रश्न जो है इसमें जो है खंड, पेपर 3 खंडों में होगा, खंड आ बा सा। जो आ होगा इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बा होता है इससे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो सा होता है इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको 5 की संख्या में दिया जाता है, 5 में से आपको 2 प्रश्न छांट करके करने होते हैं। लघु उत्तरीय में 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 8 में से आपको 5 छांट करके करने होंगे। ठीक, ये बातें जो बताई गई हैं उसके हिसाब से हमने मॉडल पेपर सेट किया है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे जैसे कि बीए सेकंड ईयर वगैरह में आप जो देखेंगे जो पेपर का पैटर्न है वो 10 प्रश्न वहाँ पर पूछा जाता था, और किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न दे दिया गया और 4 ही प्रश्न करने होते हैं। किसी किसी में हो सकता है कि जो है 2 खंड हैं, एक में लघु उत्तरीय और एक मत जो है कि दीर्घ उत्तरीय दे दिया गया, उसमें अति लघु उत्तरीय जैसा कोई प्रश्न नहीं है। तो किसी किसी में पहले मतलब अलग अलग प्रकार से होता था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति के तहत बातें बताई गई हैं वो यही है कि 8 प्रश्न दिए जाएंगे लघु उत्तरीय के और 5 करने होंगे। कहीं कहीं पर मतलब 5 ही करने, मतलब लघु उत्तरीय 5 ही करने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में जैसे कि एक प्रश्न दिया गया उसको उसके नीचे और करके अथवा करके दिया गया दूसरा प्रश्न, तो ये करो चाहे ये करो, तो उस प्रकार 10 प्रश्न दिए होते थे, केवल 5 करने होते थे। लेकिन हो सकता है आपकी 8 ही दिए जाएँ और 5 आपको करने पड़े। ठीक, अभी हमारे सामने अभी मैं क्लियर कर दूंगा। और जो अति लघु उत्तरीय होता है वो आपके सामने है कि सभी प्रश्न मतलब 10 प्रश्न दिए होते हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक जो पहला प्रश्न होता है उसके 10 पार्ट होते हैं, उसी को आपको करना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे इनमें, और एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखने में लगभग 50 शब्द आप उसका प्रयोग करें, मतलब 50 शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपको पहला प्रश्न क्या है इम्पोर्टेंट कि आ सकता है आपके एग्जाम्स में। प्रश्न का जो है क्या है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप जानिए कि सौर मंडल के सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में केवल पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ पर क्या है पूर्ण रूप से जीवन संभव है, और आप लोग जी रहे हो। हर प्रकार से यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं जीवन के, मतलब प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल मतलब समझते हैं ना कि जैसे कि हम लोगों के रहने के योग्य है। ठीक, तो इसीलिए पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह कहते हैं। ये तो पहली बात है। और भी बात पृथ्वी के संदर्भ में जान लीजिए। आप लिखेंगे क्या, इतनी बातें लिख देंगे कि पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए एक अनोखा ग्रह है, ऐसा नहीं लिखेंगे ना। इसके इतना लिखेंगे, उसके बारे में आगे लिखेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य से कितनी दूर है। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। 14 करोड़ 96 लाख करोड़ की मतलब लाख जो है किलोमीटर दूर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है।
पृथ्वी सूर्य से। ओके, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास की बात की जाए तो 12,000 कितना है, 12,760 है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पृथ्वी के बारे में। 12,760 किलोमीटर जो है के एम लिख दीजिए। किलोमीटर ये क्या है, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है। विषुवत रेखीय व्यास समझते हैं, इसका मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, वैसे पृथ्वी एकदम गोलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पृथ्वी को ये बनाता हूँ। पृथ्वी गोलाकार मतलब ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, ये पृथ्वी, तो यहाँ पर जो ये रेखा होती है, ये रेखा समझिए, यही रेखा होती है विषुवत रेखा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि विषुवत रेखा को अगर, अब पृथ्वी जरूरी नहीं कि ये रेखा जो है इसी तरफ है, इतनी लंबाई की रेखा इस तरफ भी है, मतलब ये, ठीक, ये आप समझिए, मतलब दोनों तरफ की जो रेखा है जो घूम रही है यहाँ पर जा करके, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये रेखा है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच होकर के पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब जब दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही है, तो यहाँ पर जो ये रेखा जा रही है दोनों तरफ से, ये गोलाई वाली। अब जब गोलाई की मैं बात करूँ तो गोलाई अगर वृत्त है कोई, अब उसकी जो वृत्त की जब हम कोई मतलब वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या यानी आर को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन जब हम 2r कर देते हैं, आर में दो से मतलब 2r हो जाता है, तो 2r को हम क्या कहते हैं, इसी को त्रिज्या स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, मतलब जब दो त्रिज्या हो जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को व्यास कहते हैं। ठीक, मतलब वृत्त की वह जो है जीवा, तो जीवा जो होती है मतलब वृत्त का व्यास, जीवा जो है एक प्रकार से कौन सी होती है, जो दो परिधियों को मिलाए। अब व्यास जो होती है परिधियों को मिला रही है, ठीक, तो परिधियों को मिला रही, तो विषुवत रेखा जो इसका व्यास है, व्यास समझते हैं ना कि 2r, मतलब 2r समझ रहे हैं ना इसके बारे में। तो यहाँ पर विषुवत रेखीय व्यास जो इसका है पूरे के पूरे चक्कर जो है ये 12,760 किलोमीटर का है। ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,000, ये विषुवत रेखा मतलब बीच का है, ठीक समझिए। मतलब ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो विषुवत रेखा है इसका व्यास मतलब इसकी लंबाई जो है कितनी है पृथ्वी की, इसकी लंबाई है 12,760 किलोमीटर की। जबकि बात की है ध्रुवीय व्यास की, तो एक मतलब 12,719 किलोमीटर की है। मतलब ये वाला जो ध्रुवीय व्यास मतलब यहाँ पर जो रेखा होती है, मतलब ये ध्रुव पर, ये ध्रुव हो गया, ये पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, मतलब साउथ पोल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ की जो रेखा है थोड़ी छोटी है, और यहाँ की रेखा क्या होगी, यहाँ की रेखा बड़ी होगी आपकी, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये रेखा कितनी है, 12,719 किलोमीटर, जबकि ये रेखा कितनी है, तो ये रेखा आपकी है 12,760 किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है पूरा, तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है भैया, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 49,25,00,000 वर्ग किलोमीटर, 49,25,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक, ध्यान रखेंगे। वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, जब भी आप क्षेत्रफल नापते हैं तो वर्ग किलोमीटर में आपको मिलता है। वो क्षेत्रफल मतलब समझते हैं, वर्ग किलोमीटर समझिए, यहाँ पर वर्ग, एक ये वर्ग है। वर्ग में समझने का मतलब ये है कि वर्ग की भुजा जो होती है बराबर होती है। ये 1 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ये भी 1 सेंटीमीटर की, और नीचे वाली भी, मतलब चारों भुजाएं, जिस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, और सामने के कोण मतलब ये जो कोण है ये भी, और ये कोण, ये कोण, और ये कोण, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं आमने सामने के, और सभी समान होते हैं, मतलब सभी कोण कितने हों, 90 डिग्री के हों। सिंपल सा भाषा में समझिए कि जिस भी चतुर्भुज के चारों कोण कितने, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह चतुर्भुज जो होता है क्या होता है, वही वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। तो 1-1 किलोमीटर का ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब भी हम किसी चतुर्भुज की जो है निकालते हैं क्या, जो है क्षेत्रफल, तो लंबाई ये हो गई आपकी, मतलब एक प्रकार से क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ठीक, और ये चौड़ाई, मतलब ये लंबाई हो गई ऊपर वाली, ये चौड़ाई हो गई, मतलब दोनों बराबर ही होती है। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना होता है क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 मिलेगा हमको। एक प्रकार से समझिए, इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्रफल है इसका, तो 1 वर्ग किलोमीटर इसी को कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग बना है, इसीलिए 1 किलोमीटर का, एक 1 किलोमीटर का ये वर्ग बना लीजिए, दायरा बना लीजिए कि यहाँ 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इतने का क्षेत्रफल, इतने में जो है इतना होगा क्षेत्रफल। इसी हिसाब से वर्ग वर्ग किलोमीटर में नापे जाते हैं,
ठीक, क्योंकि लंबाई का 1 किलोमीटर जो है चौड़ाई का 1 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर जो है जब गुणा हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, वर्ग स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए 49 करोड़ 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पृथ्वी पर बात की जाए तो 7 महाद्वीप हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे, और 5 महासागर हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। पृथ्वी की और बात क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अपनी धुरी पर घूमती है, और घूमते होने के साथ साथ ये पृथ्वी जो है 66 डिग्री 5 मिनट मतलब लगभग 66.5 डिग्री का क्या करती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट नहीं, 66.5 आप बोल दीजिए सीधे। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती हुई 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, जो है 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, 23 घंटा 56 मिनट। और ये जो 4-4 मिनट बचता है, ये 4 सालों में जा कर के एक वर्ष के रूप में बन जाए, मतलब एक जो है एक दिन बन जाता है। ठीक है, और 4 सालों में, प्रत्येक 4 साल में इसीलिए जो है एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है, वो जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो फरवरी में एक दिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि या क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर जो है कितने दिन में लगाती है, तो मतलब सूर्य का चक्कर लगाती, जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह तेज़ जो है कि कब सॉरी जो सूर्य की परिक्रमा बोल रहा हूँ, जो अपनी धुरी पर जो घूमती है वह कितने दिनों में घूमती है, तो 23 घंटों में घूमती है, 23 घंटा 56 जो है मिनट में घूम लेती है। ठीक, 24 घंटे में नहीं घूमती है। और यही 4-4 मिनट मिला करके जो है एक साल में जो है जा करके एक दिन बन जाता है, और वही दिन जो है एक प्रकार से 4 सालों में आता है, प्रत्येक से 4 साल में, तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक, वही साल मतलब जिसमें फरवरी 29 को हो वही लीप ईयर होता है। तो ये इसी पृथ्वी क्या है, एक अनोखा ग्रह है। इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, और साथ ही साथ पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बात भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसी प्रकार से घूमती हुई जो है जब पृथ्वी पूरब से पश्चिम की सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, वह कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन लगते हैं, और प्लस में 1/4। ठीक है, तो 365 सही 1/4 दिन लगते हैं पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में। ठीक, मतलब एक चौथाई और दिन लगता है। ये 365 तो लगता है, लेकिन एक चौथाई और भी लगता है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी। तो ये थी पृथ्वी, इसीलिए एक अनोखा ग्रह, चूँकि पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने आपको बताया। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आपसे उससे भूगोल के पिता को लेकर के प्रश्न पूछ लेगा, तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। आपसे प्रश्न हो सकता है पूछ ले कि सियाल परत पर या जो है सीमा क्या है, सियाल सीमा निफे क्या है। तो सियाल जो है पृथ्वी के ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के नीचे, यह प्रथम परत जो है फैली जो है, जो भूपर्पटी है उसके नीचे वाली परत सियाल कहलाती है। अब प्रश्न उठता है आपसे पूछ ले कि भूपर्पटी क्या है। तो भूपर्पटी जो है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी तथा मध्यम जो परत है उसको मिला करके जो है पर्पटी नाम दिया था उसी को। और किसने बताया था, आर्थर होम्स एक भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने आर्थर होम्स ने बताया था कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है और जो मध्यम परत है उन दोनों को मिला लिया जाए तो उसी को पपड़ी कहा जाता है। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत तथा सीमा की ऊपरी परत को भी सम्मिलित कर लिया था। तो भूपर्पटी में सियाल की संपूर्ण मतलब जो सियाल हमने आपको अभी बताने वाले हैं, वो सियाल पूरा का पूरा भूपर्पटी में सम्मिलित हो जाता है। और जो सीमा होता है उसकी ऊपरी परत। ठीक, पृथ्वी में परतें तो हैं, जैसे कि मैं पृथ्वी का अगर एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ऐसे देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी को हमारे थे हमने काट दिया, ये पृथ्वी है, यहाँ से हमने इसको काटा है। ठीक है, अब पृथ्वी को हमने काट करके क्या कर लिया भैया, बहिरे निकाल लिया इसको। अब बाहर जैसे हमने इसको निकाला तो ऐसा कुछ निकला पृथ्वी से। ठीक, जब ऐसा निकला कुछ, तो ये जो पार्ट है, ये जो हमने यहाँ पर कलर कर रखा है, ये पार्ट जो है आपका कौन सा है, ये पार्ट ऊपर वाला, मतलब ये क्या है, जो ऊपर की चीज़ें हैं, मतलब कि जो जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, ये है। तो ये जो है ये ऊपरी भाग है, और इसके बीच मतलब यहाँ पर देखेंगे 3 भाग, यहाँ पर हम बांट दीजिए पृथ्वी को 3 भाग। एक तो ये होगा कोर का, कोर मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो आंतरिक भाग है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो आंतरिक चीज़ें हैं, मतलब एक प्रकार से अंदरूनी कोण, ये एक प्रकार से ये क्या है, जो है कोर है। ठीक, ये बीच वाला जो है क्या है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ये है, ये सियाल है, मतलब SIAL सियाल है। और ये क्या है, दूसरी वाली जो बीच वाली परत है, ये क्या है,
SIMA, यह सीमा है। और ये क्या है, NIFE, मतलब निफ़े है ये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सियाल का मतलब क्या है, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की इस परतों में, ये वाली जो परत है, इन परतों में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की महत्ता ज़्यादा है, ठीक, इसीलिए इसको सियाल नाम दिया जाता है रासायनिक आधार पर। और बात की जाए आगे, ये जो अगली परत है जो है, जो सीमा की परत है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर सीमा मतलब कि यहाँ पर सिलिकॉन भी है और साथ ही साथ मैग्नीशियम भी है, ठीक। तो यहाँ पर सीमा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सीमा है, इसकी अधिकता पाई जाती है। और आगे बात की जाए, जो आगे आपके सामने बातें हैं, यहाँ पर ये देखिएगा, तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये जो है कोर है, मतलब जो आंतरिक जो है क्रोड है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोर जो है यहाँ पर निफे मतलब NI मतलब निकल, और फे मतलब होता है फेरस। तो यहाँ पर दो चीज़ें पाई जाती है, मतलब निकल पाया जाता है और फेरस पाया जाता है, मतलब लोहा की अधिक मात्रा में होती है, बड़ा सघन होता है, ठीक। तो इसलिए ये तीन परतें जो होती पाई जाती है, ऊपर वाली परतें जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये वाली परत है, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये है आपका एक प्रकार से पृथ्वी। तो ये पहली परत जो है लाल कलर से जो है वो सियाल है, जो हरे कलर से है वो सीमा है, और जो यहाँ पर जो है बैंगनी कलर से आपको दिखाई पड़ रही है वो निफे है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक प्रकार से कौन सी है, ये ऊपरी परत है पृथ्वी पर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये बहुत पतली सी है। अब यहाँ पर जो भूपर्पटी हम कहते हैं, आर्थर होम्स बताते हैं कि जो यहाँ पर ये जो है, ये तो ये वाली जो परत है ऊपर वाली, जो पतली बहुत पतली है, और साथ ही साथ जो सियाल है ये भी ले ले, और जो सीमा है इसकी ऊपरी परत, मतलब लगभग यहाँ तक जो परतें हैं, यहाँ पर मैं दूसरे पीले कलर से यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ तक जो परत है पूरी की पूरी इतनी मोटा लंबी, ये भूपर्पटी, मतलब इसकी इसी को पपड़ी कहा, इन्होंने भूपर्पटी कहा, ये इतना लंबा, ठीक। ठीक, खास करके लोग भूपर्पटी को ऊपर वाली परत ही समझ लेते हैं पतली सी, लेकिन वो तो है ही भाई भूपर्पटी। लेकिन भूपर्पटी में आर्थर होम्स ने पूरा का पूरा ये पूरा बता दिया था, ठीक। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के बातें थी। अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। जो सिलिका और एल्युमिनियम हमने बताया, सियाल के बारे में आपको बताने वाला था। तो सियाल है SI मतलब सिलिका, एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम। तो सियाल में जो है घनत्व जो होता है 2.4 से लेकर के 2.9 के बीच में रहता है। हालांकि मैं इसको पढ़ा दूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको विस्तार से, उसमें विस्तार से आपको समझा दूंगा हर एक बातों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा है आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्वालामुखी को लेकर के। ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं। तो भूकंप सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। भूकंप जो होता है, अगर मैं बात करूं प्राचीन काल के हिसाब से अगर बात की जाए, कभी कभी एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछे कि भूकंप की उत्पत्ति की प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, तो आप सीधे बताएंगे कि प्राचीन मतानुसार उसे दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता था। लेकिन कालांतर में ये धारणा बनी कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगते हैं तो उनके भार से पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लोगों ने समझा कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी है, जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी कंपन करने लगती है। मतलब धीरे धीरे ऐसी प्राचीन मान्यताएं रही हैं। उसके बाद में टर्की, काली मंटन, बुल्गारिया आदि में पृथ्वी भैंसे के सींग पर है टिकी मानी है। ऐसा टर्की के, काली मंटन के लोग और बुल्गारिया के लोग मानते हैं कि पृथ्वी जो है भैंसे के सींग पर टिकी है, और भैंस जब जो है इधर उधर हिलता है, मतलब भैंसे जब हिलता है तो इसीलिए वो मतलब एक प्रकार से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। जबकि बात की जाए अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में कहते हैं लोग, मतलब मान्यता ये थी पहले कि कछुए पर जो है टिकी है पृथ्वी। जबकि ईरान में बात की जाए तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। कुछ ईरान में जो है लोग मानते थे कि मतलब जो केकड़ा होता है उस केकड़े पर जो है पृथ्वी टिकी हुई, इसीलिए वह हिलती है तो वही भूकंप आता है। और तिब्बत जो आपके चीन के जो है नीचे है, मतलब भारत के ऊपर जो तिब्बत पड़ता है, उस तिब्बत के लोग सोचते थे कि मेढक पर टिकी हुई है। किस पर, मेढक पर। तिब्बत के लोग कहते हैं कि मेढक पर पृथ्वी टिकी हुई है। जबकि सुलावेसी में लोग कहते हैं कि सूअर पर जो है पृथ्वी टिकी थी। मतलब पहले ये मानते थे लोग, ये सब मानते थे। भारत में क्या मानता है, तो भारत में लोग मानते हैं कि जो है पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है, और उसी के हिलने से पृथ्वी में कंपन होता है। ये पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी जब हिलती है उसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप के बारे में विस्तार से हम आपको बता देंगे किसी दिन, ठीक है। तो आप चिंता न करें। प्रश्न क्या है यहाँ पर, ज्वालामुखी के बारे में। भूगोल में यहाँ पर प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताएं आप सभी लोग।
तो वोल्केनो कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? वोल्केनो या फिर वोल्केनिज्म। तो ज्वालामुखीयता एक होती है, एक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी खास करके एक पर्वत होता है, ठीक, जो कि ज्वालामुखीयता क्रिया के तदुपरांत उसके द्वारा उद्गार किए गए जो लावा होता है, मतलब जो निकला हुआ लावा होता है, उससे बना हुआ होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी से पूछा गया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है वारचेस्टर, और वारचेस्टर महोदय कहते हैं, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा तथा चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। यही क्या है? यही ज्वालामुखी है। अगर इस प्रकार से बात की जाए ज्वालामुखी घटना का सीधा संबंध पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों में होने वाली जो विशेष प्रकार की जो प्रक्रियाएं या घटनाएं होती हैं, उनसे लिया जाता है। ऐसी घटनाओं एवं उनके लिए जिम्मेदार जो शक्तियाँ होती हैं, वो उसके प्रभाव से वहाँ की पहले से ही कुछ विशेष चट्टानें पिघल जाती हैं। इसी पिघली हुई चट्टानें जो होती हैं, जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है तापमान की वजह से पिघल जाती हैं, और जब तापमान की वजह से चट्टानें पिघल जाती हैं, तो वही चट्टानें जो होती हैं मैग्मा होती हैं अंदर में। और जब मैग्मा जो होता है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो इससे जो मिलने वाली गैसें होती हैं, ये बाहर निकलती हैं, और जब ऐसी होती है, जब गैसें बाहर निकलने लगती हैं लावा मतलब मैग्मा से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तब उसे हम लावा कहते हैं। इस प्रकार लावा तथा गैस से मिल करके मैग्मा बनती हैं। तो जब लावा और गैसें मिलती हैं तब मैग्मा बनती है, जब मैग्मा से गैस निकल जाती है तो वही लावा हो जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। मैग्मा जो है आग्नेय चट्टान जो बना है, उसका बनने का वर्तमान में आधार है। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसी ज्वालामुखीयता से कभी कभी इतने जो है ज़्यादा उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्गार इतना जो है भीषण तरीके से होता है कि भूकंप तक आ जाते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है ऊपरी वाली, इसके अंदर क्या है? यहाँ पर जो है कुछ तरल अवस्था में जो है मटेरियल दबा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान की अधिकता है। ठीक, अब तापमान की अधिकता है, यहाँ पर मटेरियल दबा हुआ पिघल गया, यहाँ पर मैग्मा तैयार हो गया। अब मैग्मा में क्या है? गैसें भरी हुई हैं। मैग्मा में क्या है भाई? हमने अभी बताया जब गैसें निकल जाती तभी उसको हम लावा कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्मा में क्या हुआ है? गैसें भरी हुई हैं। अब यह गैसें जो है ऊपर उठने का प्रयास करेंगी। आप देखेंगे कि गैसें जो होती हैं हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। जो चीज़ें मतलब जो गैसें हवा मतलब जो खास करके गैसें होती हैं वो वायु से हल्की होती हैं, वो ऊपर उठती हैं, और जो गैसें वायु से मतलब वज़न में अधिक होती हैं वह उठती नहीं है ऊपर, मतलब वो नीचे ही रहती हैं। तो ये गैसें क्या होती है? वायु से हल्की होती हैं, और चूँकि वहाँ पर मतलब अधिक मात्रा में क्या होता है? गर्मी होती है पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक है। अब जब तापमान अधिक है तो जो चट्टानें पिघली हैं उनमें गैस भरी है। अब ये गैसें ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और लगातार ये गैसें क्या करती हैं भैया? लगातार ये गैसें ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं, और जब ये गैसें जो हैं ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं, तो लगातार जैसे-जैसे ये ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं, तो ये क्या करती हैं? धीरे-धीरे तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी-थोड़ी जगह बनाती हैं। तो कुछ गैसें जगह बनाती तो बहुत तेज़ी से ऊपर निकलती हैं, तो उससे क्या होगा? जगह बन गई। अब वो मान लेते हैं वो जगह पानी के अंदर है। अब पानी क्या होगा? अंदर जाएगा, उसी जगह चंद्र फट जाएगा उसमें, तो उसी पानी से ज्वालामुखी निकल जाएगा। ठीक, या हो सकता है वो किसी पर्वत से निकले, मतलब पर्वत के इधर से निकले, या किसी समतल स्थान से निकले। वैसे खास करके पर्वतों से, क्योंकि पर्वतों में जो है पर्वतों से दरार वगैरह पड़ती रहती है, हवा वगैरह से उसे हिलते रहते हैं पर्वतों पर अधिक खास मात्रा में, और साथ ही साथ जो है समुद्रों में अधिक मात्रा में जो है ज्वालामुखी निकलती हैं। ठीक है, बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से ऊपर की ओर क्या हो रही है? ऊपर की ओर ये निकलेगी, यहाँ से जो मैग्मा भरा हुआ है ये ऊपर निकलेगा, और जो गैसों के माध्यम से चूँकि ऊपर उठेगा। और क्या होता है? जब मान लेते हैं कहीं पर झील वगैरह है, फिर जो नदियाँ समुद्र होते हैं, क्यों वहीं से निकलता है? क्योंकि समुद्र का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है पृथ्वी पर, क्योंकि जल जो है उसका भी वजन होता है, जल का अपना वजन होता है। जल का दबाव जो होता है पृथ्वी पर पड़ता है, इसके कारण से क्या होता है? वहीं पर धीरे-धीरे दरार पड़ना जो है समुद्र में शुरू हो जाती हैं, और वही दरारें जब फट जाती हैं मतलब तल उसका थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया, और इसीलिए वहीं से जो है थोड़ा-सा जगह पकड़ के वो गैसें निकलना प्रारंभ कर देती हैं, और जब गैसें जगह बना लेती हैं तो वही जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है, विस्फोट होता है, वहीं से जो है तमाम सारी गैसें निकलना प्रारंभ हो जाती है। गैसों के साथ-साथ मैग्मा निकलता है, और जब यही मैग्मा से बाहर जो है गैसें निकलती हैं, तो क्या होता है? सब जो सारी गैसें निकलती रहती हैं तो वो लावा जो है फैलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं?
उसी मैग्मा को लावा कहते हैं, जो कि मैग्मा पहले होता है जब उसमें गैसें शामिल होती हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा तेज़ी से आता है तो इससे भूकंप भी होता है। जब पहाड़ों पर ज्वालामुखी निकलते हैं तो उससे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, कई प्रकार की चीज़ें हैं। जब ज्वालामुखी वगैरह हम समझेंगे विस्तार से आपको बता देंगे। वैसे विस्तार से हमने इसमें ज्वालामुखी के बारे में कुछ मात्रा में आपको समझा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है भैया, वलित पर्वत से आप क्या समझते हो? वलित पर्वत क्या होता है? वलित माने होता है इस प्रकार से वलन पड़ना। ठीक, ये वलित पर्वत होते हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है वलित पर्वत को लेकर के ही है। वलित पर्वत जो है एक प्रकार से वो आपके सामने जो है आप जानते होंगे वलित पर्वत के बारे में। हालांकि अगर नहीं जानते तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। हालांकि एक आध प्रश्न और हम बता दूं, मतलब मैं बता दूं आपके सामने, ये जो ज्वालामुखी है इससे जो है तमाम सारी चीज़ें बनती, कालडेरा और क्रेटर। तो जो कालडेरा होता है, जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाता है अथवा क्या हो जाता है, निमज्जन या धसाव के प्रभाव से वहाँ विशाल जो है क्रेटर बन जाए, तो उसे कालडेरा कहते हैं। क्रेटर जो होता है, और क्रेटर जो होता है जैसे ज्वालामुखी है ये से है। अब यहाँ से ज्वालामुखी छोटे से छिद्र से निकल रहा है, मान लेते हैं यहीं से निकल रहा है ज्वालामुखी, ठीक है, इतने पातले से। अब क्या हुआ, खूब तेज़ी से निकले, और जब तक ये छोटा सा छिद्र से निकल रहा है ज्वालामुखी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं। जब छोटे से निकले तो उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। लेकिन जब यही क्या हो, बड़ा विस्फोट, यही क्रेटर जो हो, धीरे धीरे ज्वालामुखीता की क्रिया जो है यहाँ से होती जाए, और जब लगातार यहाँ पर ज्वालामुखीता की क्रिया जो है लगातार मात्रा में होती जाएगी, ज्वालामुखीता लगातार जो है यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती गई, मान लेते उद्गार होता गया, लावा बहता गया। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये पर्वत थोड़ा ऊँचे होगा। अब यहाँ से हो सकता है भट जाए, कुछ दिन तो ज्वालामुखी उद्गार ना हो, और ये क्या हो जाए, ये भट जाए। अब जब ये भट जाएगा तो होगा क्या, जब ये भट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा, बहुत तेज़ी से जो है तमाम सारी चीज़ें ऊपर उठने, मतलब ये होगा लावा, मतलब ये सब ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, मैग्मा अंदर वाला, तो ये ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से खूब ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ये फट जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा फट जाएगा। ठीक, और जब ये ज़्यादा फट जाएगा, मतलब मान लेते हैं ये जब ज़्यादा खूब फट गया, ये इतना सा फट गया ऊपर का, अब जब ज़्यादा फट जाएगा ऊपर का जो क्रेटर होगा, तब उसी जो ज़्यादा फटा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, तो ये जो ऊपर का भाग बहुत ज़्यादा फटा हुआ है ज्वालामुखीता क्रिया के परिणाम स्वरूप, ये वाला, ये छोटा सा भाग जो है क्या कहलाता है, छोटा सा वो क्रेटर कहलाता है। लेकिन जब बड़ा उद्गार हो ज्वालामुखी का, छोटे उद्गार के बाद, मतलब छोटा सा क्रेटर जब बड़ा रूप धारण कर ले, बड़ा हो जाए उसका छेद, तो क्या क्या हो जाता है, यही कालडेरा हो जाता है। इसीलिए कालडेरा को हम एक नाम से और जानते हैं, कड़ाह जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये कालडेरा इतना गहरा होता है कि जब पानी बरसता तो इसमें पानी भर जाता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को कालडेरा झील भी के नाम से, तो कालडेरा झील जो है भी फेमस होती है, तो कालडेरा झील भी है। ठीक, तो इस प्रकार की झील को जो है कालडेरा झील भी कहते हैं। ज्वालामुखी का पर्वत विशाल मुख हो जाए, जापान का असो कालडेरा, पश्चिमी काननी द्वीप का काला कालडेरा, ये सब जो है कालडेरा के उदाहरण है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, जब जो है मान लेते हैं कि जो है ये ज्वालामुखीता की क्रिया होती है, तो उनमें से जो मैग्मा होते हैं जब वो ऊपर नहीं निकल पाते हैं, तो पृथ्वी के अंदर ही कुछ आकृति बना लेते हैं, जैसे लेकोलिथ, बैकोलिथ, फेकोलिथ, ये सब जो है, अब इसको मैं समझा दूंगा किसी दिन। तो ये सब चीज़ें बनती हैं, तो इनको भी अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्या चीज़ें होती हैं। आगे अगला प्रश्न आपके सामने मैं बता रहा था वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत क्या है भैया, इसको देखें सभी। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ पड़ जाए या फिर वलन पड़ जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम मोड़दार या फिर वलित पर्वत या फिर वलन वाला पर्वत कहते हैं। मतलब इस प्रकार से ये वाला। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझिए, पर्वत निर्माणकारी जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है वह कहता है कि मान लेते हैं ये दो पिंड हैं, ये दो पिंड हैं, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में मान लेते कोई दरार पड़ गई, ये धीरे धीरे कोई दरार पड़ गई, और ये दरार जो है ये पिंड है, मान लेते हैं ये दो दो जो है, दो जो है प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों में मान लेते हैं ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अब ए और बी प्लेट के बीच में मान लेते हैं ऊपर जो है कुछ चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर नदी बह रही है, नदियों और ये बीच में कुछ जगह है, यहाँ पर जो ढलाव है थोड़ा सा, नदियों का पानी धीरे धीरे आता रहता है, इसी पर यहीं पर रुकता रहता है, इसलिए यहाँ पर सकरा सा थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। और जब यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, सकरा सा गड्ढा बनेगा, तो ये क्या होगा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में मलबे भर गए। अब यहाँ से क्या होगा, इधर से ये दो चट्टानें जो हैं, ये वाली जो दो चीज़ें हैं, ये क्या हो रही हैं, इधर से इनका मूवमेंट हो रहा है, और लगातार ये जो है अलग अलग तरीके से क्या कर रही हैं, ये मतलब इस प्रकार से इनका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है,
इस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है लगातार, और इस तरीके से मतलब ए वाली प्लेट जो है इधर जा रही है बी की तरफ, और बी की जो प्लेट है वो ए की तरफ आ रही है। ठीक, यहाँ पर ऐसे देखिए, तो ये इस प्रकार से प्लेटों का मूवमेंट है। अब जब इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, आप सोचिए कि जब आप एक कपड़ा फैलाते हैं तो इधर अगर आपका क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ा, इधर प्रेशर पड़ा, तो क्या होगा, जब प्रेशर मतलब आप बीच में अधिक चीज़ अगर डाल देते हैं, बीच में ज़्यादा मलबा हो जाएगा, नदियों के माध्यम से लगातार मलबा जो हुआ इधर आता गया मलबा आता गया, खूब मलबा यहाँ पर आया। ठीक, एक बार क्या होगा कि यहाँ पर जो भूसन्नति होगी, ये भूसन्नति जो गहरी सकली जलराशि होती है, इसी को भूसन्नति कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर मलबा खूब भर गया, यहाँ पर दबाव बढ़ा तो इससे क्या होगा कि खिंचाव बढ़ेगा। इसलिए ये जो दोनों पिंड होंगे ये आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये आपस में दोनों टकराएंगे, टकराने के फलस्वरूप जो बीच का मलबा जो यहाँ पर भरा हुआ है, ये मलबा ऊपर की ओर उठेगा। और जब मलबा ये ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, यही मलबा जा करके ऊपर उठने के बाद में ये मलबा जो उठा है यहाँ से, यही मलबा क्या होगा जो ऊपर उठा है, ये क्या बन जाएगा, यही जो है वलित पर्वतों का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से उठ जाएगा ऊपर, पर्वत बन जाएगा। तो इस प्रकार से वलित पर्वतों का निर्माण होता है।